गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो टॉपिक है अपना है प्लेसेंटल प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जो अपन ने पहले देखा था उसी को अपन उसका जो पार्ट सेकंड है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। राइट, अपन ने बात कर ली थी जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। एक मिनट, पीआईएच का देखिए, कल अपन ने बात की थी कि जो पीआईएच है वो एक प्लेसेंटल पैथोलॉजी है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। एक बार जरा फटाफट से शॉर्ट में अपन रिवाइज करेंगे ये टॉपिक। ग्रीन से ले लेते हैं। राइट, अपन ने देखा था कि जो पीआईएच है वो एक प्लेसेंटल पैथोलॉजी है। राइट, प्लेसेंटा की वजह से होता है। प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा में ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन है जो वो इनकम्प्लीट होता है। ट्रोफोप्लास्ट का इन्वेजन मैटरनल स्पायरल आर्टरीज में अंदर तक नहीं हो पाता। इस वजह से आर्टरीज जो होती हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कभी डायलेट होती है। तो मेनली अपन जो उसमें पैथोलॉजी बोलेंगे वो है प्लेसेंटल पैथोलॉजी। और प्लेसेंटल पैथोलॉजी में भी क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन है वो बच्चों इनकम्प्लीट होता है। ट्रोफोब्लास्ट में इन्वेजन की इनकम्प्लीट की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे प्लेसेंटा में इश्चीमिया हो जाता है। और इश्चीमिया से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप ट्रिक से याद करेंगे। TEA, T फॉर थ्रोम्बोक्सिन A2, E फॉर एंडोथिलीन, A फॉर एंजियोटेंसिन 2। ये जो TE है वो बढ़ते हैं, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 ये बच्चों कम हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ता है कि कम होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं और ये बढ़ जाते हैं, और जो वेजो डायलेटर होते हैं बच्चों वो कम हो जाते हैं। राइट, यहीं तक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अपन ने देखा वेजोस्पाज्म की वजह से एंडोथलीज में जो कैपिलरीज है उनमें इंजरी हो जाती है। कैपिलरीज में इंजरी की वजह से फ्लूइड जो है वो लीक आउट होके बाहर आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे फ्लूइड बाहर आएगा तो बॉडी के अंदर इडीमा होगा। और ये जो इडीमा होता है बच्चों को कैसा होता है? पिटिंग इडीमा होता है, और रेस्ट के बाद भी ये प्रेजेंट रहता है। राइट, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपना जो आज का टॉपिक है, दिस इज अ मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच। जो अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच की अपन बात करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट में हम जो पहले एक बार थोड़ा सा डायग्नोसिस भी देख लेते हैं। तो पहले तो हमें डायग्नोसिस करना है कि हम कैसे पीआईएच का डायग्नोसिस करें। तो डायग्नोसिस के लिए बच्चों पहले हम हेल्प, ये मैंने पढ़ाया था, हिमोलाइसिस उसमें प्रेजेंट होगा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट। पहला तो फाइंडिंग यही है। दूसरी, जब आप डॉपलर करवाएंगे यूट्राइन आर्टरी का तो उसमें डायस्टोलिक नॉच जो है वो 24 वीक के बाद एब्सेंट होती है। डायस्टोलिक नॉच 24 वीक के बाद एब्सेंट होती है नॉर्मली। राइट, बट यदि पीआईएच है तो 24 वीक के बाद भी दिखाई देगी। बच्चों नोट्स में ये नहीं को काट देना, के बाद भी दिखाई देती है। राइट, तो 24 वीक के बाद भी ये पीआईएच में हमको ये डायस्टोलिक नोच जो है वो दिखाई देगी। राइट, इस तरह से देखो, इसमें देखो दिस इज डायस्टोलिक नोच, और ये नोच जो है वो 24 वीक तक ही दिखाई देती है। उसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है नॉर्मल में। बट पीआईएच में ये प्रेजेंट होती है। राइट बच्चों, दूसरा टेस्ट जो है वो जाइंट रोल ओवर टेस्ट होता है। जाइंट रोल ओवर टेस्ट होता है हम थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं बच्चों। इसमें हम फीमेल को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। राइट, जैसे ही लेडी सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो फीटस के कंप्रेशन की वजह से आईवीसी में कंप्रेशन होता है। आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कैवा में कंप्रेशन होगा। जब इंफीरियर वेना कैवा में कंप्रेशन होगा तो ब्लड जो है बच्चों हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और लेडी का बीपी फॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये देखिए इसमें, लेकिन यदि पीआईएच है उसको तो बीपी डिक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अ जाइंट रोल ओवर टेस्ट। क्या बोला, वापस से देखिए। हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल यदि हम फीमेल को सुपाइन पोजीशन में थर्ड ट्राइमेस्टर में
लेटाते हैं तो आईवीसी के कंप्रेशन की वजह से उसका बीपी फॉल होता है। बट यदि वो लेडी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की है तो उसका फॉल की वजह उसका बीपी बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड जाइंट रूल ओवर टेस्ट, राइट। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन सीवियर फॉर्म ना लेके सिंपल फॉर्म लेते हैं कि प्री एक्लेम्सिया की लेडी है आपके पास आई है तो उसको हमें एस्प्रिन भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, गिवन आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपन कंटिन्यू करेंगे, बट डिलीवरी से पहले पहले आपको बंद कर देनी है। इसके अलावा उसको कैल्शियम सप्लीमेंट भी अपन दे सकते हैं। इसके अलावा किस चीज का रोल नहीं है, क्योंकि हमने देखा इसमें पैथोलॉजी बच्चों क्या है, वेजोस्पाज्म, राइट। सॉल्ट का कोई रोल नहीं है बच्चों, कोई एंटीऑक्सीडेंट की कोई रोल नहीं है। फिश वगैरह आप दे सकते हो, फिश ऑयल वगैरह आप दे सकते हो, बट इनका कोई रोल ऐसे नहीं है, राइट। मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में प्लेसेंटल पैथोलॉजी की वजह से बीपी इंक्रीज होता है, ये अपन ने देख लिया। तो ट्रीटमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यदि आपसे डेफिनेट ट्रीटमेंट पूछा जाए बच्चों तो डिलीवरी होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बीपी का कारण क्या है बढ़ने का, बेबी। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मीन्स फीटस की वजह से उसने कंसीव किया इसलिए उसका बीपी बढ़ रहा है, तो आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दोगे तो बीपी ऑलरेडी उसका कम हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए क्रॉनिक हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मिथाइल डोपा है ना, लेकिन आजकल जो यूज़ करते हैं दिस इज़ अ लैबिटोलॉल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यदि आपसे पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस इज लैबिटोलॉल, लैबिटोलॉल, राइट बच्चों। इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग है जो अपन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, जो नहीं है तो दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा लैबिटोलॉल अपन दे सकते हैं, हाइड्रोलिजीन दे सकते हैं, मिथाइल डोपा, नाइट्रोग्लिसरिन, नाइट्रोप्रोसाइड, बट ध्यान रखिएगा डायूरेटिक्स नहीं देना है, एस इनहिबिटर्स नहीं देना है, लोसर्टान नहीं देनी है, डाइजॉक्साइड नहीं देनी है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, राइट बच्चों। कब यूज़ करनी है ड्रग, यदि बीपी 160/110 से ज़्यादा है तो आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। और ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हमारा जो टारगेट बीपी है वो 130/140 और 80/90 है। टारगेट बीपी क्रॉनिक हाइपरटेंशन में जो होता है वो 140/150, 92/100 होता है। मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है तो माइल्ड फॉर्म में एंटी हाइपरटेंसिव का रोल है, ठीक है। डेफिनेट मैनेजमेंट नो डाउट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यदि 37 वीक उसके कंप्लीट हो चुके हैं। मोड ऑफ डिलीवरीज में विजाइनली करोगे। लेकिन यदि एक्लेम्सिया है या सीवियर प्री एक्लेम्सिया, ये दोनों ऐसी कंडीशन है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया किस में कन्वर्ट होगा वापस से, एक्लेम्सिया में। या लेडी जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन या कोमा की स्थिति में आती है तो उस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए पहले आपको जनरल मेजर देने पड़ेंगे। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, उसको हेडेक रहेगा, विजुअल सिम्टम्स होंगे, और इसके अलावा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, राइट। ऐसी कौन सी कंडीशन एक्लेम्सिया की जो ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा कॉमन है, दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्लेम्सिया इज एंटीपार्टम एक्लेम्सिया। वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो है वो इसी का ही है, एंटीपार्टम का, ये आपको याद रखने हैं, फैक्ट्स है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका है, एंटीपार्टम एक्लेम्सिया। और जो डेथ का कारण है एक्लेम्सिया में बच्चों, वो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग की वजह से डेथ होती है। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स क्या होते हैं देखेंगे। जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में 4 स्टेजेस होती हैं एक्लेम्सिया की, प्री मॉनिटरिंग, टॉनिक, क्लॉनिक और कॉमा फेज। प्री मॉनिटरिंग पहली 30 सेकंड की फेज होती है, इनमें इन्वेजन फेज भी बोलते हैं इसको। पेशेंट इसमें अनकॉन्शियस होता है, मसल्स में ट्विस्टिंग हो जाती है बच्चों, और आई बॉल जो होती है वो टर्न और फिक्स्ड हो जाती है। आपसे कई बार ऑप्शन देख लेता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, कौन सी फेज में है, तो दिस इज अ प्री मॉनिटरिंग फेज। टॉनिक फेज 15 to 20 सेकंड की होती है, कॉन्ट्रैक्टिव फेज होती है,
इसमें बॉडी में स्पाज्म होता है और ऑपिस्थोटोनिक पोजीशन बनती है। वापस से पूछेगा ऑपिस्थोटोनिक पोजीशन किस फेज में बनती है, तो ध्यान रखिएगा टॉनिक में। टोनस पोजीशन टॉनिक में बनेगी। क्लॉनिक फेज में सीजर स्टेट होती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, टंग बाइट और फ्रॉदी सिक्रेशन जो होते हैं वो क्लॉनिक में। सीजर वाली जो फेज है दिस इज क्लॉनिक। सॉरी आज थोड़ा सा सिडेशन हो रहा है, आज चाय नहीं पी इसलिए। ओके राइट। कॉमा जो है वो शॉर्ट पीरियड होता है और स्लीपी फेज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमा। तो इस तरह से अपने पास फोर स्टेजेस होती है क्लम्जिया की। क्या क्या बच्चों? फर्स्ट इज प्री मॉनिटरिंग फेज, टॉनिक फेज, क्लॉनिक फेज एंड कॉमा फेज। प्री मॉनिटरिंग में सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अनकॉन्शियस होता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। टॉनिक में ऑपिस्थोटोनिक कंडीशंस पूछी जाती है। क्लॉनिक में पूछेगा टंग बाइट, है ना, या मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर ट्विस्टिंग होती है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों। और लास्ट में जो फेज होती है दिस इज अ कॉमा फेज। एक्लेम्सिया में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट आपको सबसे पहले एयरवेज, वही ABC, एयरवे, ब्लड एंड सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, नो डाउट। एंटी हाइपर, लेकिन आपको बीपी को भी कंट्रोल करना है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप IV लेबेटोलॉल देंगे, राइट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीपी कंट्रोल के लिए IV लेबेटोलॉल है। डेफिनेट मैनेजमेंट हमेशा जब भी पूछा जाए बच्चों यही देखना है आंसर, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डेफिनेट मैनेजमेंट हमेशा प्रेगनेंसी में क्या जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्लेम्सिया की अपन बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपन एक्लेम्सिया का पढ़ रहे हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोल द कन्वर्जन, देखो उसने ये नहीं पूछा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोल द कन्वर्जन इज मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। बीपी को कंट्रोल करने के लिए लेबेटोलॉल, पर डेफिनेट मैनेजमेंट क्या होगा बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा अपन बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट जो है दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इसमें जो थेरेपेटिक रेंज है वो है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। जो MgSO4 की जो थेरेपेटिक रेंज है दिस इज आ 4 to 7, बहुत ही शॉर्ट रेंज है। इसमें हमें टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट करना रहता है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम डोज दे रहे हैं वो टॉक्सिक लेवल को क्रॉस तो नहीं करे, क्योंकि ये इसी रेंज में मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी को आप कैसे देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। आपको यूरिन आउटपुट देखना है, यूरिन आउटपुट लगभग 30 ml पर आवर होना चाहिए। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि MgSO4 जो है बच्चों वो सेरिब्रल डिप्रेशन करवाता है, मीन्स CNS डिप्रेशन कराएगा। यदि डिप्रेशन होगा तो जर्क जो होंगे वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स उसके लिए प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मतलब आप नेक्स्ट मेंटेनेंस डोज उसको दे सकते हो, राइट। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होना ही चाहिए, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। तो हमें देखना है कि किडनी पे भी टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट भी इसकी सही चलनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन करा रहा है। यदि टॉक्सिक लेवल पहुंच गया तो रेस्पिरेटरी रेट स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। पल्स ऑक्सीमीटर में आपको सैचुरेशन जो है वो 96% से ज़्यादा मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो ये जो सारे क्राइटेरिया हैं वो टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए हैं। यदि आप मैग्नीशियम सल्फेट किसी को दे रहे हैं तो क्या क्या उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है, उस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए। यूरिन आउटपुट उसका मेंटेन रहना चाहिए पेशेंट का, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसको नहीं होना चाहिए बच्चों, और साथ ही साथ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होने चाहिए, और उसका सेचुरेशन जो है वो 96% से ज़्यादा होना चाहिए। हम जो MgSO4 लेते हैं उसके लिए सबसे टॉक्सिसिटी के लिए जो फर्स्ट साइन देखते हैं दिस इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ पेटेलर रिफ्लेक्स। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे देगा, यूरिन आउटपुट, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या पेटेलर रिफ्लेक्सेस इसी को बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स ऑक्सीमीटर। तो सबसे पहला जो फर्स्ट साइन है जो टॉक्सिसिटी को शो करता है दिस इज आर डिसअपीयरेंस ऑफ पेटेलर रिफ्लेक्स। बाकी जो साइंस है वो बाद में आते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की 10 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाती है। हम थेरेपेटिक रेंज बोल रहे हैं बच्चों 4 से 7 है।
लेकिन इसका लेवल यदि 10 से ज़्यादा हो जाता है तो कौन सा रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, पटेलर रिफ्लेक्स, इसीलिए हम इसको फर्स्ट साइन बोल रहे हैं, राइट। जब इसकी 12 से ज़्यादा हो जाती है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, और 15 से ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों अरेस्ट की फेज में आ जाता है। और यदि आप बेस्ट मार्कर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट पूछा जाए, तो नो डाउट पेटेलर है, बट बेस्ट मार्कर जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर है। क्योंकि बेस्ट किस लिए बोला है, क्योंकि हमें पता है यदि सेचुरेशन कम हो रहा है मतलब वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में स्टार्ट हो चुका है, डिप्रेशन, O2 सेचुरेशन कम होना शुरू हो गया है। MgSO4 को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ बहुत ही प्रिकॉशनली देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ड्रग जो होती हैं वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप CC20 के साथ दे रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ MgSO4 दे रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। टॉक्सिसिटी के टाइम एंटीडॉट जो है वो इसका है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, राइट। यदि आप टॉक्सिसिटी को यदि हो भी जाती है तो एंटीडॉट जो अपन देते हैं वो बच्चों क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम के और भी कई सारे यूज़ हैं, एक्लेम्सिया में तो है ही है। टोकोलाइट्स की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं, वही प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में, राइट। एक हेल्प सिंड्रोम कल मैंने बताया था, तो हेल्प में H4 हेमोलिसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट, और एलिवेटेड लीवर एंजाइम में LDH आ जाता है आपका 600 से ज़्यादा है, AST एंड ALT 70 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 लाख से कम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ प्री एक्लेम्सिया, राइट। हेल्प सिंड्रोम आपको ध्यान रखना है, किस में होता है हेल्प सिंड्रोम बच्चों, हेल्प सिंड्रोम जो है वो प्री एक्लेम्सिया की सीवियर फॉर्म में है। इसमें हेमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, H4 हिमोलिटिक एनीमिया, ई से एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट। मैनेजमेंट देखेंगे, यदि प्रेगनेंसी 34 वीक से ज़्यादा है तो पहले आप एक्लेम्सिया में ही है, मैग्नीशियम सल्फेट देके इमीडिएट डिलीवरी करा दो, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, यदि प्रेगनेंसी 24 से 34 वीक के बीच में प्री टर्म वाली है तो सबसे पहले आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको डिलीवरी करानी है, क्योंकि जब तक बच्चे के लंग मैच्योर हो जाएंगे। मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, यदि सर्विक्स राइपन है, सब कुछ ठीक है, एज 32 से ज़्यादा है, फीटस भी रिएक्टिव है, तो आप वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो बच्चों आपको सिजेरियन कराना ही कराना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन ने देख लिया, ड्रग ऑफ चॉइस जो है बच्चों वो प्री एक्लेम्सिया है, इस वो मैग्नीशियम सल्फेट है। एक बार आप ड्रग का चार्ट अलग से बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एक बार। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, इसको थोड़ा अलग से बना लीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया बच्चों, एक मिनट, राइट, इधर देखिए, मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया तो थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बच्चों, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, फुल फार्मूला ये होता है इसका। जो हम देते हैं वो रेजिमेन है IM, IV और IM रेजिमेन। दिस इज कॉल्ड प्रिट-चार्ट रेजिमेन, दिस इज कॉल्ड प्रिट-चार्ट रेजिमेन। सबसे पहले यहाँ पर 4 मिलीग्राम IV आप देंगे, उसके बाद IM देंगे 5 मिलीग्राम इन ईच बटक, राइट। टोटल जो डोज है दिस इज अ 14 मिलीग्राम। वापस देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस नो डाउट मैग्नीशियम सल्फेट है, ड्रग ऑफ चॉइस नो डाउट मैग्नीशियम सल्फेट है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो हम कितना दे रहे हैं बच्चों, टोटल 14 मिलीग्राम दे रहे हैं, राइट। 14 मिलीग्राम दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं, 4 मिलीग्राम IV और देन 10 मिलीग्राम IM
5 मिलीग्राम इन ईच बटक्स, इसी तरह से अपन इसको बोलते हैं। और IMIV रेजिमेंट जो साथ में देते हैं उसका नाम है प्रिटचार्ड रेजिमेंट, राइट। इसके अलावा अपन ने इसके ये देख लिया था, सबसे पहले जो आप मॉनिटर करोगे इसमें नी जर्क आपको देखना है, सबसे पहला फर्स्ट साइन जो होगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट देखनी है और आपको यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है। इसके अलावा पीपी के लिए आप क्या देंगे, ये तो आपने कन्वर्जन के लिए दे दिया। पीपी के लिए आप इंजेक्शन लैबिटलॉल देंगे। लैबिटलॉल जो होता है बच्चों, दिस इज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इमरजेंसी। लैबिटलॉल की डोज आप लिखेंगे 20 मिलीग्राम IV ओवर 10 मिनट, राइट। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट डोज इज मैग्नीशियम सल्फेट, सेकेंड इज लैबिटलॉल, थर्ड इज अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होती है लैबिटलॉल, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है ये। थर्ड वन इज हाइड्रोलिजीन, आर्टीरियल डायलेटर होता है बच्चों ये। इसमें ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 to 10 मिलीग्राम IV बोलस आप देंगे, राइट। इसके अलावा ओरल जो है, जो आपको स्टार्ट करनी है, कब स्टार्ट करनी है, क्राइटेरिया क्या होता है, बीपी जो है वो 150/100 से ज़्यादा है तभी आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है 140/90 आ गया उससे ज़्यादा है तो आप कर दो, 150/100 से ज़्यादा है तो ही आपको ओरल ड्रग्स चालू करनी है। ओरल में भी वही है, टैबलेट लैबिटलॉल जो अवेलेबल होती हैं, कितना देते हैं, 100 to 200 मिलीग्राम, TDS भी चला सकते हो आप। टैबलेट मिथाइल डोपा 250 to 500 मिलीग्राम BDOD एज रिक्वायर्ड। हाइड्रोलिजीन टैबलेट, हाइड्रोलिजीन हाइड्रोलिजीन जो है बच्चों वो दे रहे हैं 25 से 50 मिलीग्राम, 25 से 50 मिलीग्राम। के अलावा जो है वो है टैबलेट निफेडिपिन भी आप दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन आपको प्रिकॉशनली यूज़ करना है यदि आप MgSO4 यूज़ कर रहे हैं। क्या नहीं देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, फर्स्ट ACE इनिबिटर्स आपको नहीं देने हैं, बीटा ब्लॉकर्स आपको नहीं देना है, थर्ड वन इज फ्यूरोसिमाइड नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। जबकि नॉर्मल हाइपरटेंशन में जब आप मैनेजमेंट बनते हैं नॉर्मल आदमी में तो फ्यूरोसिमाइड जो होता है वो अपन देते हैं, बट प्रेगनेंसी में फ्यूरोसिमाइड जो है वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देखो फ्यूरोसिमाइड क्या करता है, डाईयूरेटिक होता है, ये फ्लूइड को बाहर निकालता है बॉडी से। बॉडी के अंदर यदि फ्लूइड होगा, बॉडी के अंदर से यदि फ्लूइड जाएगा तो बॉडी इसको कंजर्व करने की कोशिश करेगी, कंजर्व करेगी तो वेजोस्पाज्म होगा। और पहले से ही ऑलरेडी वेजोस्पाज्म है क्योंकि प्लेसेंटा में ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन नहीं हुआ है, वेसल्स में स्पाज्म है, वेजोस्पाज्म और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और ये कंडीशंस को और ज़्यादा वर्स कर देगा। क्लियर यहाँ तक, इसलिए हम फ्यूरोसिमाइड नहीं देते हैं बच्चों, ध्यान रखना। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में फ्यूरोसिमाइड जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कैसे भी ध्यान रखिए। इसके अलावा बस बाकी और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सॉल्ट डाइट का अपन ने देख ही लिया, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है सॉल्ट डाइट का। जाइंट रोल ओवर टेस्ट अपन ने देख ही लिया है और बता ही दिया। मैनेजमेंट में एक और अपन शॉर्ट में देख सकते हैं जो मैनेजमेंट है। फर्स्ट जो है टर्म पर है प्रेगनेंसी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप क्या शुरू करेंगे, आराम से उसको डिलीवरी करवा सकते हैं। बट यदि 34 से 37 वीक के बीच में है, राइट, तो आप 34 से 37 वीक, तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट आपको 34 वीक तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है प्रेगनेंसी को। 34 से 37 वीक्स पे है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप डिलीवरी करवा सकते हो, लेकिन इसमें स्टेरॉइड आपको देने ही देने हैं। और यदि डिलीवरी 34 वीक से कम है एज है तो सबसे पहले आप स्टेरॉइड दो और स्टेरॉइड के कारण
24 घंटे तक उसको डिले करो और फिर उसके बाद डिलीवरी करो। तो कुल मिला के अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट जाता है बच्चों को क्या जाता है, डिलीवरी। गेस्टेशनल एज आपको देखना है, टर्म है तो आपको अलग से कुछ नहीं देना है, बट यदि प्री टर्म है बेबी तो आपको स्टेरॉइड्स प्रोवाइड कराने, 34 वीक है तो भी आपको स्टेरॉइड्स देने ही देने हैं, राइट। इसके अलावा अपन ने देखा था, एक मिनट, इसके अलावा और भी जो थी, एक बार जरा नोट्स अपन देख लेते हैं। देखिए एक बार फटाफट से, हाइपरटेंशन कब बोला, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जब बीपी 140/90 से ज़्यादा होता है एटलीस्ट 2 आवर्स बाद। पीआईएच क्रोनिक हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं, अपन ने पढ़ लिया। पीआईएच नॉर्मल फीमेल में कंसीव करने की वजह से होता है, इसमें पहले से ही वो हाइपरटेंसिव है, कोई हिस्ट्री नहीं होती, इसमें हिस्ट्री होती है। इसमें बीपी जो होता है वो 20 वीक के बाद बढ़ना शुरू होता है, इसमें फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। बीपी विद इन 12 वीक में नॉर्मल आ जाएगा, बट यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा। पीआईएच में फिर हमने पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में बीपी के साथ साथ प्रोटीनूरिया प्रेजेंट होता है, 300 माइक्रोग्राम पर 24 आवर प्री एक्लेम्सिया प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कभी कभी प्लेटलेट्स का काउंट कम होगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, एलिवेटेड एंजाइम्स हो जाएंगे। रिस्क फैक्टर वगैरह अपन ने देख लिए थे, ये भी देख लिया था अपन ने। पैथोलॉजी क्या होती है, प्लेसेंटल पैथोलॉजी होती है और ट्रोफोब्लास्ट का इनकम्प्लीट इन्वेजन होता है बच्चों। ट्रोफोब्लास्ट इनकम्प्लीट इन्वेजन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, प्लेसेंटा में इश्चीमिया हो जाएगा, एंडोथेलियम की इंजरीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इडीमा हो जाएगा। इडीमा जो होता है वो पिटिंग इडीमा होता है, 12 आवर रेस्ट के बाद भी सबसाइड नहीं होता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्योंकि नॉर्मल कभी कभी क्या होता है, इडीमा डिपेंडेंट पार्ट्स में भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना लेग में कई लोग लंबे टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो उनको इडीमा हो जाता है, बट ये इडीमा बच्चों क्या होता है, रेस्ट के बाद ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है। बट ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इडीमा है, पिटिंग इडीमा होता है और ये रेस्ट के बाद भी सबसाइड नहीं होता, राइट। के अलावा सिम्टम्स में हमें पता है हेडेक वगैरह विजुअल सिम्टम्स भी हो सकते हैं प्री एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया में। माइल्ड फॉर्म होती है, सीवियर होती है, माइल्ड वाले में बीपी इस तरह से रहता है और सीवियर प्री एक्लेम्सिया में 160/100 से ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो फॉर्म आएगी सीवियर प्री एक्लेम्सिया के बाद एक्लेम्सिया वाली फॉर्म आती है, जो हमने देख लिया जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर वाली फेज होती है। जाइंट रोल ओवर टेस्ट अपन ने देख लिया। मैनेजमेंट आप एस्प्रिन भी दे सकते हैं। यदि सिंपल अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन सी ड्रग्स अपन ने देख लिया, अलग से पढ़ रही है पूरा कि कौन कौन सी ड्रग्स अपन दे रहे हैं, राइट। एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ लिया, जो ट्रीटमेंट है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट की डोज अपन ने देख ली, 14 मिलीग्राम है लोडिंग डोज जो है, जिसमें 4 मिलीग्राम IV, 10 मिलीग्राम IM इन ईच बटक्स, राइट, 5 मिलीग्राम। जो उसका थेरेपेटिक जो लेवल है वो बच्चों कितना 4 to 7 रहता है। इसके अलावा मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी आप मॉनिटर करते हो तो आपको रिफ्लेक्सेस दिखने पड़ते हैं। फर्स्ट जो रिफ्लेक्स आपको देखना है बच्चों को कौन सा है, पेटेलर रिफ्लेक्स। इसके अलावा टॉक्सिसिटी के लिए जो एंटीडोट देंगे बच्चों को कौन सा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, राइट। मैनेजमेंट देख लिया, 34 वीक के बाद है तो आप इमीडिएट डिलीवरी करा दो, और यदि 34 वीक से कम है तो पहले उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो और उसके बाद आप डिलीवरी का प्लान करो। यदि सर्विस फेवरेबल है तो आराम से आप वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करानी पड़ेगी बच्चों, सिजेरियन करानी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, राइट। ये अपना पूरा हो गया है चैप्टर, जिसमें अपन ने सारी ड्रग्स भी ले ली, PIH की सब कुछ कर लिया है इसमें, के अलावा इसमें कुछ नहीं बचा है PIH में, राइट। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।